Hi friends, I am Atharv Deshmukh. Welcome to Physics by Atharv Deshmukh. In this video, we are going to continue our chapter Electricity, and today we are going to learn about Coulomb's law. So, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको फिजिक्स से रिलेटेड ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कूलम्स लॉ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखिए, तो हमें पता है कि इस यूनिवर्स में जितने भी बॉडीज हैं, ठीक है, इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं उनमें चार्ज होता है। हमारे पास इस पूरे वर्ल्ड में हर एक बॉडी में दो चार्जेस होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या तो निगेटिव चार्ज होता है। और जब इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, वो फोर्स कौन से टाइप का होता है? या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। दोनों में से एक होता है। कौन सी भी बॉडी में अगर फोर्स लग रहा है तो एक टाइम पर दोनों में फोर्स नहीं लग सकते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक। सो नाउ वी हैव टू लर्न दैट कि अट्रैक्शन कब लगेगा, रिपल्शन कब लगेगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अट्रैक्शन तब लगता है जब दो चार्जेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, ठीक है। दो चार्जेस अपोजिट होते हैं, यानी कि दो चार्जेस क्या होते हैं? दो चार्जेस अनलाइक चार्जेस होते हैं, यानी पॉजिटिव निगेटिव। जब पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस को हम पास लाते हैं, देन दे अट्रैक्ट्स, बिकॉज दे आर अनलाइक चार्जेस। एंड क्या है वो अनलाइक चार्ज है, और उनमें अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और एक पॉइंट होता है कि अपोजिट चार्जेस है, इसीलिए इनमें अट्रैक्शन हो रहा है। अब रिपल्शन किसमें होता है? रिपल्शन होता है जब दोनों भी चार्जेस क्या होते हैं? सेम होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो, तब जाकर इनको हम क्या कहेंगे? देखिए, इनको हम क्या कहेंगे? लाइक चार्जेस। बिकॉज ये दोनों भी चार्जेस क्या है? सेम है। और यहां पर ही होता है रिपल्शन, यानी जब लाइक चार्जेस होंगे तब क्या होगा? रिपल्शन होगा। और जब अनलाइक चार्जेस होंगे तब क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। और जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है जब दो चार्जेस के बीच में, दो चार्ज बॉडीज के बीच में फोर्स लगता है, उस टाइप के फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। The force between two charged body is called electrostatic force. देखिए, लेकिन अगर ये फोर्स है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, मस्कुलर फोर्स है, कौन सा भी फोर्स हो या तो कौन सी भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसका क्या होता है? या तो मैग्नीट्यूड या तो यूनिट, ठीक है। मैग्नीट्यूड या तो यूनिट। फोर्स का यूनिट तो हमें पता है क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए अगर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, देन व्हाट वी कैन डू। कैसे निकालेंगे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड? ये हमें कूलम्स लॉ में फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है। अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कूलम्स लॉ में हमारे पास क्या बताया गया है कि अगर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें बॉडी पर जो चार्ज लग रहे हैं, ये जो चार्ज है ना, पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे बहुत सारे चार्ज होते हैं बॉडी पे, ठीक है। ठीक है, ऐसे सैकड़ों चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है जिसमें बहुत सारे चार्ज है, वो पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, कैसे भी चार्ज है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है ना, इन पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का जो भी हमारे पास
इन पॉजिटिव निगेटिव चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है, चार्ज के मैग्नीट्यूड यानी कि फॉर एग्जांपल 10 कूलम या तो 16 कूलम, यहाँ पर 16 कूलम लिखा है मैंने, या तो 15 कूलम, 20 कूलम, ये जो मैग्नीट्यूड है ना, ये क्या होगा, इन चार्ज का मैग्नीट्यूड, चाहे वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है, वो मैटर करता है आपको कौन सा चार्ज के बारे में बताया गया है। तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज डिपेंड करता है। तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड होता है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड होता है, उससे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए, ये हमें डायरेक्टली वैरी करता है। देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड हम चार्जेस के मैग्नीट्यूड से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कूलम्ब्स लॉ में हमें बताया गया है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो यफ लिखा है, यहाँ पर हमें एक यफ ले लेते हैं और यहाँ पर दो चार्जेस ले लेते हैं Q1 Q2। देखिए यहाँ पर यफ रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और Q रिप्रेजेंट्स चार्जेस या तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो कूलम्ब्स लॉ में हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बताया गया है, मैंने यहाँ पर दो स्टेटमेंट में कूलम्ब्स लॉ को डिवाइड किया है क्योंकि आपको इजी जाए। देखिए यहाँ पर F और Q1 Q2, F यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Q यानी कि चार्जेस, मैग्नीट्यूड जो है चार्जेस का उसके बारे में बताया गया है। तो कूलम्ब्स लॉ में बताया गया है कि F जो होता है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 यानी इन दोनों के प्रोडक्ट से। ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट से। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को हमें निकालना पड़ता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अगर बढ़ गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बढ़ गया। यानी मैग्नेटिक चार्जेस अगर ज़्यादा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि ये क्या है, डायरेक्टली वैरी करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू बढ़ेगी। यानी अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालना पड़ता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालने के लिए आपको जो बॉडी है वो पहले जान लेनी पड़ती है। तो अगर हमारे पास चार्जेस का मैग्नीट्यूड है जो कि ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट बताया गया है। सेकेंड लॉ में हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताया गया है, पर सेकेंड लॉ में हमें एक अलग चीज़ के बारे में बताया गया है, एक अलग फैक्टर के बारे में बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉडी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉडी है जिनमें दो चार्जेस है, ठीक है, जिनमें दो चार्जेस है, पॉजिटिव निगेटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव, मेनली पॉजिटिव निगेटिव लीजिए क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर इस सेकंड लॉ के बारे में देख रहे हैं तो अगर आपको अट्रैक्शन ही लेना पड़ेगा। अट्रैक्शन तभी होगा जब ऑपोजिट चार्जेस होगी, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो सेकेंड लॉ में बताया गया है कि अगर इन दोनों के बीच में कुछ तो डिस्टेंस है, लेट दैट डिस्टेंस बी रिप्रेजेंटेड बाय आर। ठीक है, आर से हम इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लगेगा, ठीक है, चार्जेस है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा, पर कैसे लगेगा देखिए। अगर इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस बढ़ गया यानी आर इंक्रीजेस, ठीक है, इफ आर इंक्रीजेस यानी डिस्टेंस इंक्रीजेस देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीजेस। दैट मीन्स आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन टू चार्जेस। यानी कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर आपका ज़्यादा आ रहा है दैट मीन्स रेडियस जो है यानी डिस्टेंस जो है दो चार्जेस के बीच में वो कम है। अगर आपका रेडियस यानी डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है चार्जेस के बीच में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा, है ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो हो गया हमारे पास सेकेंड और ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट। ठीक है, ये तो हो गया सेकेंड और ये तो हो गया फर्स्ट। तो कूलम्ब्स लॉ में इससे अलावा और भी बहुत सारी बातें आती है जिसके बेसिस पर हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पर। तो ये जो वीडियो था इस वीडियो में हमने
कूलम्स लॉ का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा, कूलम्स लॉ होता क्या है, कूलम्स लॉ में हमें बताया क्या गया है, उसके बारे में हमने देखा। पर अगली वीडियो में हम कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, वो सब, और इस फॉर्मूले को या तो जो स्टेटमेंट है इसे हम क्या कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। ठीक है, ये हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में भी पढ़ा था, इसे हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। तो इस इनवर्स स्क्वायर लॉ और जो हमारे पास ये वाला जो स्टेटमेंट है उसको हम उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स कैसे करें उसके बारे में देखेंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।